हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं निशा फोकस ऑन स्टडी चैनल पर आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में 25 बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन हैं। ये आपकी टीजीटी बायोलॉजी टीजीटी की परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और यूपी टेट सी टेट जैसी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस को लास्ट तक देखिए और इनके नोट्स बनाइए या फिर इन्हें 2-3 बार देख लीजिए ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाएं। तो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। पहले 25 क्वेश्चन इसके फर्स्ट वीडियो में मैं आपको दे चुकी हूँ। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। इसका वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया कहाँ होती है? इसके ऑप्शंस दिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस या सेंट्रियोल्स। तो जो मेटाबॉलिज्म की जो रिएक्शन होती है वो होती है आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में। अगर ऑप्शन में साइटोप्लाज्म भी दे रखा है और माइटोकॉन्ड्रिया भी दे रखा है, दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपने दोनों को ही सही मानना है। एक से अधिक इसके सवाल हो सकते हैं, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, सिर्फ साइटोप्लाज्म दिया है, तो आपका आंसर साइटोप्लाज्म होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स या न्यूट्रोफिल्स। सबसे अधिक संख्या में क्या होता है? नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं संख्या में सबसे अधिक होती हैं बनिस्बत ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफिल्स। इन सबसे ज़्यादा इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य के परासरण दाब को यदि बाहरी घोल कोशिका संतुलित करता है तो उस द्रव्य को कहते हैं अल्पपरासरी, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक या प्लाटोनिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोटोनिक। इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर छोड़कर निम्नलिखित में सभी प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से एक प्रकार को छोड़कर सभी में वर्गीकृत किया गया है। तो वे कौन सा प्रकार है जिसमें नहीं करा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही होगा ग्लैंडुलर ऊतक जो है वो सभी प्रकार के ऊतकों में वर्गीकृत नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं? किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं? वे कोशिका बतानी है जिसमें वसा का संग्रहण होता है। स्क्वामोस यानी कि शल की, एडिपोज वसा ऊतक, ग्रैंडुलर, ग्रंथिल, कोलेजन। कौन से ऊतक होंगे जो वसा का संग्रहण करते हैं? हमें पता चल रहा है कि इसमें वसा ऊतक ऐसे ऊतक होंगे जिसमें के वसा का संग्रहण हो रहा है। यहाँ भी वसा का संग्रहण की बात हो रही है और ऑप्शन नंबर बी में नाम है वसा ऊतक, ठीक है, वसा ऊतक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकला ऊतक का कौन सा प्रकार एक चपटी को कोशिकाओं के पतले स्तर से बना है जिसके किनारे अनियमित होते हैं? वे कौन सी कोशिकाएं होंगी? स्तंभाकार, वे कौन से ऊतक होंगे? स्तंभाकार, घनाकार, पक्षाभी या शल्की? इसके इंग्लिश नेम है कॉल्यूमर, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, स्क्वैमोस। तो इसमें के इसके कौन से ऊतक ऐसे हैं जो चपटी को कोशिकाओं के पतले स्तर से बने होते हैं जिनके किनारे अनियमित होते हैं, जिनके किनारे अनियमित होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शल्की ऊतक। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल को छोड़कर निम्नलिखित सभी उपकला ऊतक प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? स्तंभाकार, घनाकार, शल्की या बेलनाकार? कौन से प्रकार को वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, बेलनाकार ऊतक। कोशिकाओं के संरचनात्मक रूप के आधार पर सरल को छोड़कर निम्नलिखित सभी उपकला ऊतक प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है बेलनाकार ऊतक को। अगला क्वेश्चन है, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में हैं? सहचर कोशिकाएं किस में होंगी? कंपेनियन सेल की बात हो रही है, किस में होती हैं? टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में, एंजियोस्पर्म में या जिम्नोस्पर्म में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजियोस्पर्म में सहचर कोशिकाएं होती हैं एंजियोस्पर्म में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए, इसको स्टार बना लीजिए। ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में टीजीटी की परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्थि खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है, उसका आनम्य अधात्री तंतु एवं कैल्शियम लवण युक्त होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। फाइब्रोब्लास्ट, उपास्थि, मक्षकाणु यानी कि मैक्रोफेज या कोलेजन? इसमें कौन से ऊतक हैं? हाँ, ये वीडियो पूरी ज़्यादातर इसमें ऊतक से संबंधित क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कोलेजन टिश्यूज जो होते हैं उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए कैल्शियम लवण युक्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लाइडी किस में परिवर्तन होने पर होती है? पॉलीप्लाइडी किस में परिवर्तन होने पर होती है? स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स, नंबर ऑफ क्रोमेटाइड्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स? किसके परिवर्तन होने पर पॉलीप्लाइडी होती है? पॉलीप्लाइडी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तित होने पर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में परिवर्तन होने पर पॉलीप्लाइडी होती है, बहुगुणिता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? मैग्नीशियम किसकी संघटक धातु है आपको बताना है और इसके ऑप्शंस दिए हैं, डीएनए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। इसमें मैग्नीशियम के
संघटक धातु होती है, इसमें मैग्नीशियम की संघटक धातु होती है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन में पूछा गया है पोषवाही पूछा गया है, पोषवाडी नहीं, पोषवाही फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसके ऑप्शन दिए हैं, फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है, या फ्लोएम परिवहन एक दिशात्मक होता है, या फ्लोएम रस में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में केटायन होता है, या फ्लोएम परिवहन गुरुत्वाकर्षण फ्लोएम परिवहन को प्रभावित करता है। इसमें जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, फ्लोएम परिवहन एक दिशात्मक होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि परिवहन फ्लोएम में हमेशा बहुदिशात्मक होता है। जैसे प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग दिशा में, ऊपर नीचे हर तरह से होती है, तो फ्लोएम में फूड पार्टिकल्स, फूड का जो परिवहन होता है, रूट से फूड सक कर जो ऊपर पहुंचता है वो प्लांट के हर हिस्से में पहुंचाया जाता है। इस तरह से फ्लोएम परिवहन की दिशा एक दिशात्मक नहीं होती है, ये बहुदिशात्मक होता है। ठीक है, और इसमें जो कैल्शियम के बारे में दिया है कि कैल्शियम में फ्लोएम में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो ये भी बिल्कुल गलत पॉइंट है। फ्लोएम में जो होता है, फ्लोएम में जो कैल्शियम होता है वो ना के बराबर होता है। फ्लोएम में कैल्शियम की प्लेस पर मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं। ठीक है, कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं। कुछ मात्रा में अगर कैल्शियम आ जाता है जाइलम में जल के साथ, जाइलम के जल के साथ में एंटर करता है, और वे जो कैल्शियम होता है वो फ्लोएम में आकर नुकसान पहुंचाता है प्लांट को। फ्लोएम के मार्ग में कैल्शियम के पैचेस जमा हो जाते हैं, और ये जमा हुआ जो कैल्शियम होता है ये फूड ट्रांसपोर्ट में बाधा बनता है, फूड ट्रांसपोर्ट के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। इसका फोर्थ ऑप्शन दिया है, गुरुत्वाकर्षण फ्लोएम परिवहन को प्रभावित करता है। जी नहीं, ये ग्रेविटी से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है, ग्रेविटी का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। वजह यह है कि फ्लोएम में फूड यानी कि शर्करा और सुक्रोज ट्रांसपोर्ट जो होता है वो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के आधार पर होता है। फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट पर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। शुगर इज ट्रांसपोर्टेड इन फ्लोएम एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में क्या होता है कि जाइलम क्या काम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है। इसके ऑप्शन दिए हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो प्लांट में जाइलम और फ्लोएम दो पोषक सेल्स होते हैं, ये टिश्यू होते हैं, और इनसे क्या होता है, इनसे जाइलम हमेशा जल का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक डैश दिया है,
एक लंबा डंठल है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है। प्लांट का निचला हिस्सा जो संपूर्ण डंठल बनाता है उसको क्या कहते हैं? उसको सबको पता है, वो पुष्प अष्ट नहीं होगा, प्रकंद नहीं होगा, मेरुदंड नहीं होगा, बोलते हैं तना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है? गुलाबी, ग्रीन, ऑरेंज या ब्लू? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारंगी रंग देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं का बेक कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियस या क्रोमोसोम? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति कोशिका भित्ति इससे बनी होती है। किससे बनी होती है वनस्पति कोशिका भित्ति? ग्लूकोज, सेलुलोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज? तो प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो होती है कोशिका भित्ति बनी हुई सेलुलोज की। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें से किस जगत यानी किंगडम से संबंधित जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर झिल्ली अनुपस्थित होती है? प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगी या वनस्पति? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, मोनेरा। मोनेरा जगत में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलाक्षणिक फीचर है? ठीक है, टर्नर सिंड्रोम का, डाउन सिंड्रोम का, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम का, क्री-दू-चैट सिंड्रोम का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टर्नर सिंड्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। पौधों का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाता है? ठीक है, यानी कि वेपराइज होता है पानी पौधों का किस भाग द्वारा? क्यूटिकल, स्टोमेटा, पैरेन्काइमा या जाइलम? जाइलम के थ्रू तो पौधे का पानी ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोमेटा, रंध्र जिन्हें कहते हैं, रंध्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ये निर्धारित करता है कि समान वंश और प्रजाति के जीवों का समूह सामान्य धित यानी कि सोर्स से उद्भूत होता है या भिन्न भिन्न धितों से तरीकों से? ठीक, बायोटाइपिंग, सीरोटाइपिंग, फेज टाइपिंग, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा इसका क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? वायरस की बात हो रही है कि इसमें कौन सा रासायनिक यौगिक पाया जाता है जो सभी विषाणुओं में होता है? उसका नाम बताना है। लिपिड, प्रोटीन, डीएनए या आरएनए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन सभी वायरसेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सी
चीज़ एक जीन का संगठन करती है? एक जीन का संगठन करती है, ऐसी कौन सी चीज़ है? ठीक है, ये हमें बतानी है। इसके ऑप्शन दिए हैं हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, लाइपोप्रोटीन्स या लिपिड्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम के क्वेश्चन आपको लगें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में हमें बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में हमें बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50, आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम या जीन? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें देंगे। जल्दी ही मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।